हेलो एवरीवन, जेईई मेंस पीवाईक्यू में आपका स्वागत है। ये जेईई मेंस 2025 के क्वेश्चन है। आज हम सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए थिन रेक्टेंगुलर प्लेट विथ साइड लेंथ ए एंड बी हुज मास पर यूनिट एरिया इज दिस वैल्यू, है ना। तो हमें बताना है कि एक प्लेट दिया है जिसका मास पर यूनिट लेंथ इतना दिया हुआ है, तो हमें बताना है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लोकेटेड होगा। ठीक है, तो मैं इसको डायग्राम को दोबारा से बनाता हूँ। ये हो गया यहाँ पे, ये हो गया ए, ये हो गया बी। हमें बता रहा है जो यहाँ पे सरफेस डेंसिटी है वो कितनी दे रखी है, सिग्मा नॉट एक्स डिवाइड बाय ए इंटू में बी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो डेंसिटी है वो एक्स डायरेक्शन में चेंज हो रही है। किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है। तो हम जानते हैं अगर वाई डायरेक्शन में डेंसिटी कांस्टेंट है तो वाई डायरेक्शन में तो हम इजीली सेंटर ऑफ मास बोल सकते हैं। कहाँ पे होगा? एकदम सेंटर पे होगा। तो वाई डायरेक्शन में कहाँ पे होगा? एकदम मिड में होगा। ठीक है, तो हमें बताना एक्स में किधर है, इधर इधर इधर, यहाँ 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 में से किस जगह पे है। ठीक है, तो हमें वाई में तो इजीली पता चल गया कहाँ पे होगा, b/2 पे। तो b/2 b/2 b/2, तो इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए अब एक्स में कैलकुलेट करते हैं। ये हमने वाई में कैलकुलेट कर लिया, मैं आपको एक्स में कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो हम जानते हैं एक्स में सेंटर ऑफ मास अगर मुझे लिखना है तो फॉर्मूला क्या है, ये है हमारे पास कंटिन्यूस बॉडी है तो एक्स इंटू में डी एम डिवाइड बाय डी एम। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं मास एलिमेंट लिख लेता हूँ तो मास एलिमेंट क्या होता है, ये होता है हमारे पास सिग्मा इंटू में डी ए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक्स दूरी पे एक एलिमेंट लेता हूँ। क्या लेता हूँ? एक एलिमेंट। ठीक है, मान लीजिए एलिमेंट ले लिया मैंने। ये इस एलिमेंट की थिकनेस कितनी है, dx। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, थिकनेस है dx और इसकी लेंथ और हाइट है कितनी, b, तो जाएगा b इंटू में dx। तो dm आ जाएगा हमारा, सिग्मा की वैल्यू रख देता हूँ, सिग्मा नॉट x डिवाइड बाय ए बी इंटू में b इंटू में dx। चलिए इस मास की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। तो x सेंटर ऑफ मास हो जाएगा हमारा सिग्मा नॉट, देखिए एक बी से ये कट जाएगा, डिवाइड बाय ए इंटू में एक्स इंटू में डी एक्स डिवाइड बाय, ठीक है, एक एक्स पहले से ही था, ये एक्स पहले से ही था, डिवाइड बाय डी एम की वैल्यू कितनी है हमारी, सिग्मा नॉट ए एक्स इंटू में डी एक्स। और एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, एक्स 0 से ए तक है, तो 0 to a 0 to a। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सिग्मा नॉट बाय ए एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स डिवाइड बाय सिग्मा नॉट बाय ए एक्स इंटू में डी एक्स, देखिए कट जाएगा। चलिए इसे इंटीग्रेट करते हैं तो हो जाएगा ऊपर x3 की पावर 3 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 to a, लिमिट 0 to a। तो अगर इसे सॉल्व करूँगा तो हमारा एक्स सेंटर ऑफ मास आएगा, यह आ जाएगा a की पावर 3/3 डिवाइड बाय में a स्क्वायर बाय 2, तो हो जाएगा 2a/3। तो x में है 2a/3 और y में हम जानते हैं कि y में डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो मिड में होगा। तो इसका जो x में है 2a/3 और y में है b/2, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, कंसिडर अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर with center located at origin. The circular hole of radius 5 cm is cut from the disc in a such a way that edge of the hole touch the edge of the disc. The distance of center of mass of residual or remaining disc from the origin will be. तो सवाल कुछ इस तरीके से, हमें एक डिस्क दिया है, ठीक है, जिसका रेडियस हमें कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। इसमें से एक पार्ट कट कर दिया, ऐसे कट किया है कि जो होल है उसका जो एज है वो डिस्क के एज से कोइंसाइड कर रहा है और इसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है जो रिमेनिंग पार्ट है, जो रिमेनिंग पार्ट ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। ऑफ कोर्स ये बात है सेंटर पे तो नहीं होगा, है ना, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस तरफ मास ज़्यादा है तो सेंटर ऑफ मास उसी तरफ शिफ्ट होगा, लेकिन कितना शिफ्ट होगा वही हमें निकालना है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, बाय नेगेटिव मास सिस्टम से। तो मैं क्या मानता हूँ सबसे पहले कंप्लीट डिस्क है जिसका रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक नेगेटिव मास मानता हूँ, ये जो होल है उसको मैं क्या माना हूँ नेगेटिव मास, जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं मानता हूँ कंप्लीट डिस्क का मास m है, तो मैं इसका अगर इसका मास m है तो मैं इस होल का मास निकाल सकता हूँ
कैसे? तो सबसे पहले होल का मास क्या होगा, डेंसिटी इनटू में एरिया ऑफ द होल, वो कितना है पाई, एरिया कितना है 5 का स्क्वायर। सिग्मा क्या होगा, सिग्मा होगा मास पर यूनिट एरिया, इसका एरिया कितना है पाई 20 का स्क्वायर इंटू में पाई 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास m/16। तो हमारा ये जो होल है जिसे मैंने नेगेटिव मास माना है उसका मास कितना है m/16। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, इसके ऊपर इस नेगेटिव मास को रख दिया है। जैसे ही मैं रखूँगा तो मेरा जो सिस्टम है कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए इस पर रखेंगे आप, मान लीजिए ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे और ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव को पॉजिटिव रखेंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। जैसे होल जो है यहाँ पे मास नहीं है, तो उसी तरीके से ये जैसे चार्जेस में अगर समझने की कोशिश करें तो पॉजिटिव अगर नेगेटिव रखेंगे तो पार्ट न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, मतलब वहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। उसी तरीके से अगर पॉजिटिव मास पे आप अगर ये नेगेटिव मास रख देंगे तो यहाँ पे कोई भी मास नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे सिस्टम का सेंटर मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो हम जानते हैं सेंटर मास का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मास कंप्लीट डिस्क का मास कितना m, और कंप्लीट डिस्क का ये ओरिजिन है। पहले शुरुआत में इसका सेंटर मास कहाँ पे था, ओरिजिन पे। ठीक है, जो कंप्लीट डिस्क है इसका सेंटर मास कहाँ पे, ओरिजिन पे। ठीक है, x डायरेक्शन में। ठीक है, प्लस m2। ठीक है, इस होल का मास कितना है जिसे मैंने नेगेटिव मास माना है, इसका मास है m/16। तो नेगेटिव मान है तो नेगेटिव लिखूंगा m/16 इनटू में इस होल का सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितनी दूरी पे है, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर पे है, ये पूरा 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 सेंटीमीटर डिवाइड बाय m टोटल मास कंप्लीट का m है माइनस इस m2 कितना हमारे पास m/16, तो ये हो जाएगा माइनस m/16 इंटू में 15 डिवाइड बाय 15m डिवाइड बाय 16, तो ये आ जाएगा -1। तो x सेंटर मास कितना हो जाएगा -1। तो -1 का मतलब क्या, अगर मैं सेंटर मास यहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ और सेंटर मास -1 आ रहा है, तो माइनस का मतलब है कि यहाँ से लेफ्ट की तरफ, तो सेंटर मास अब ओरिजिन से शिफ्ट होके इधर की तरफ आ गया। कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर लेफ्ट की तरफ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। ये सवाल है, as shown below, bob A of pendulum having massless string of length r is released from 60 degree to the vertical. It hit another bob B of half the mass that is at rest on a frictionless table in the center. ठीक है, assume elastic collision. The magnitude of velocity of bob A after collision will be. तो हमें दिया है कि एक बॉब है ना, जिसे एक रस्सी से बांध रखा जिसका रेडियस r है, बॉब का मास m है। ठीक है, इसको यहाँ से 60 डिग्री से रिलीज़ किया है, तो ये नीचे आएगा, आता है और यहाँ पे एक मास रखा हुआ है जिसका बॉब बी रखा हुआ है जिसका मास है m/2। ये इसे कोलिजन करता है। कोलिजन के बाद बताना है हमारा जो ए है उसकी स्पीड कोलिजन के बाद क्या होगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं इसको डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारा बॉब रखा हुआ है, तो मैं अभी कंडीशन बनाता हूँ जस्ट बिफोर कोलिजन की। तो जैसे ही ये टकराने वाला होगा, उस समय, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो जब टकराने वाला होगा तो उस समय मैं अगर इसकी स्पीड निकालता हूँ, मान लेते हैं स्पीड u है, तो इसे अगर मैं 60 डिग्री से रिलीज़ करता हूँ तो जब ये जैसे ही लोएस्ट पॉइंट पे पहुँचेगा, इसकी स्पीड मान ली है u है, तो u मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन से। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करूँगा तो देखूँगा यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊँगा। ठीक है, तो इनिशियल इसे मैं मानता हूँ रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, तो इनिशियल इसे रिलीज़ किया गया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 0। इसे मैं रेफरेंस मानता हूँ, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0। तो टोटल एनर्जी इनिशियल, टोटल एनर्जी फाइनल। टोटल एनर्जी इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये है 60 डिग्री, ये है r, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r cos 60, ये हो जाएगा r/2। ये टोटल लेंथ है r, तो ये कितना हो जाएगा r/2। तो इनिशियली कितनी हाइट पे है, r/2 पे, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mg r/2 इक्वल टू फाइनल, यहाँ पे लगाता हूँ मैं काइनेटिक एनर्जी हाफ m/v², और इसे ही मैंने रेफरेंस माना है तो पोटेंशियल एनर्जी 0, तो यहाँ से v कितना आएगा, ये हमारा √gr आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो बॉब है जस्ट टकराने से पहले जो a है ना, उसकी स्पीड कितनी है, वो है मैंने माना है v, कितनी है √gr। ठीक है, तभी आएगा, इसे कोलिजन करेगा। कोलिजन कहता है
कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक। तो हमें बताना है टकराने के बाद इसकी स्पीड क्या होगी। यह भी जिसका मास है m/2। ठीक है, तो सबसे पहले मैं करता हूँ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये क्या कहता है, टोटल मोमेंटम इनिशियल, टोटल मोमेंटम फाइनल। इनिशियल मोमेंटम कितना है जस्ट टकराने से पहले, तो इसका b का मोमेंटम तो 0 है, इसका मोमेंटम कितना है m/2 में v। ठीक है, फाइनल में मानता हूँ टकराने के बाद जो b है वो इस तरह मूव करता है v2 से, और a है वो इस तरह मूव करता है v1 से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका मास है m/2, ये है m, तो हो जाएगा m/2 v2 प्लस m v1। तो ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2v इक्वल टू में v2 प्लस 2v1। तो ये हमारे पास इक्वेशन एक आ गई। अच्छा, एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल हैं, सॉल्व तो नहीं कर सकते, तो हमें चाहिए एक और इक्वेशन। अच्छा, दूसरी इक्वेशन में लगाऊंगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉलिजन वाला, जो क्या कहता है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है किसके बराबर होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन की वेलोसिटी कितनी है, ये मूव कर रहा है v2 से, माइनस ये हो जाएगा v1 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना। कोलिजन से पहले जब ये अप्रोच कर रहा था इसके पास, तो इसकी स्पीड कितनी थी, अंडर रूट कितनी मानी है मैंने से v, तो कितनी हो जाएगी v, और इसकी स्पीड तो 0 थी, वेलोसिटी 0 थी, तो 0, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो e की वैल्यू हो जाएगी 1, तो हो जाएगा v2 माइनस v1 इक्वल टू में v। ये हो गया हमारी सेकंड इक्वेशन। तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल, इसे सॉल्व करना है। तो मुझे v1 निकालना है, ठीक है, क्योंकि क्या पूछा हमसे, वेलोसिटी ऑफ बॉब ए आफ्टर द कोलिजन। तो हमें एक ही कोलिजन के बाद एक ही स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो चलिए v निकालना है, तो क्या करूँगा मैं इसे इसको नीचे लिख लेता हूँ, हो जाएगा v2 प्लस 2v1 इक्वल टू में 2v। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से इसे माइनस कर देता हूँ, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3v1, इसमें से इसे माइनस कर दूंगा तो, और ये कितना हो जाएगा, v में से जाएगा, ये हो जाएगा v। तो v1 कितना हो जाएगा, v/3, कितना हो जाएगा v/3। तो एक ही स्पीड कोलिजन के बाद हो जाएगी v/3। अच्छा, v की वैल्यू क्या मानी है मैंने, v है मेरा अंडर रूट gr, तो अंडर रूट gr/3, तो अंडर रूट gr/3 है ऑप्शन, यस, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन। तो असर्शन दिया है हमारे पास, 3 आइडेंटिकल स्फीयर ऑफ सेम मास undergoes one dimensional motion as shown in the figure with initial velocities। ए की हमें इनिशियल वेलोसिटी दिया 5 मीटर पर सेकेंड, बी की 2 मीटर पर सेकेंड और सी की 4 मीटर पर सेकेंड। इफ वी वेट सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम फॉर इलास्टिक कोलिजन टू हैपन, देन ए की स्पीड हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड, बी की हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड और सी की स्पीड हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, विल बी देयर फाइनल वेलोसिटीज। और रीजन क्या बोला है, इन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू आइडेंटिकल मासेस टू ऑब्जेक्ट एक्सचेंज देयर वेलोसिटी। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है रीजन तो करेक्ट है, तो हम जानते हैं कि अगर दो आइडेंटिकल मास हैं, ये है m, ये है m, ये मूव कर रहा है v1 से, ये मूव कर रहा है v2 से, तो अगर इनमें दोनों में इलास्टिक कोलिजन होता है तो दोनों की जो वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है। तो अब ये जो होता है ये v2 से मूव करने लगता है और ये जो होता है वो v1 से मूव करने लगता है, ये हम जानते हैं। तो हमारा रीज़न तो करेक्ट है। चलिए अब असर्शन चेक करते हैं, असर्शन करेक्ट है या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। तो असर्शन के लिए क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले ये रहा ए, ये रहा ए और ये रहा बी। ये मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से और ये मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है, तो कोलिजन तो होगा। दोनों का मास सेम है, तो ये क्या करेंगे, अपनी वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेंगे। अब ए जो है मूव करने लगेगा 2 मीटर पर सेकंड से और बी मूव करने लगेगा हमारा 5 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, ये हो गया हमारा बी। तो ए की स्पीड हो जाएगी हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड। अब बी जो है मूव कर रहा है किससे, 5 मीटर पर सेकंड से। अब ये बी क्या करेगा, आगे इसकी कौन है, सी, और बी की स्पीड ज़्यादा है कितनी, 5 मीटर पर सेकंड, और सी की है 4 मीटर पर सेकंड। तो बी और सी का कोलिजन तो होगा। तो ये रहा सी, ये मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। इन दोनों का भी मास क्या है, बराबर है, तो इन दोनों के बीच में भी कोलिजन होगा और दोनों के बीच में वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। तो अब जो है बी वो मूव करने लगेगा 4 मीटर पर सेकंड से और जो सी है वो मूव करने लगेगा
5 मीटर पर सेकेंड से। तो फाइनल क्या हो जाएगा, ए हमारा मूव कर रहा है किससे, फाइनली मूव कर रहा है हमारा 2 मीटर पर सेकेंड से, बी हमारा मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, और सी हमारा मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। तो ये इनकी फाइनल वेलोसिटीज़ है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या यही दिया हुआ है, ए 4 से मूव करना चाहिए फाइनली, नहीं हमारा 2 से मूव कर रहा है। तो असर्शन तो इनकरेक्ट है, लेकिन रीज़न ट्रू है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। अ बलून एंड इट्स कंटेंट हैविंग मास m इज मूविंग अप with acceleration a. The mass that must be released from the content so that balloon start moving up with acceleration 3a. ठीक है, तो हमें दिया कि बलून है, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है एक्सेलेरेशन a के साथ, इसका मास मान लीजिए m है। ठीक है, इसका वेट किधर होगा, mg नीचे होगा। अच्छा, ऊपर मूव कर रहा है तो ऊपर कोई फोर्स लग रहा होगा, है ना, मान लीजिए वो f फोर्स है f। अच्छा, ये फोर्स जो होगा ना किसके वजह से होगा, एयर के वजह से। ठीक है, एयर ये फोर्स लगा रहा होगा। तो अब क्या हुआ, क्या पूछा है, अब बोला कि इस बलून में से मैं कितना मास रिमूव कर दूं ताकि ये ऊपर की तरफ अब 3a एक्सेलेरेशन से मूव करने लगे। मान लीजिए x मास मैंने रिमूव कर दिया, ये रहा x मास मेरा रिमूव हो गया, तो इसका मास कितना बचा, m माइनस एक्स बचा। तो नीचे को क्या लगेगा, m माइनस एक्स इंटू में g। अब ऊपर की तरफ फोर्स, देखिए यहाँ पे सवाल में एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ना ये f चेंज नहीं होगा, है ना। सवाल में इसे बताना चाहिए था कि जब ये मास रिमूव कर रहे हैं तो इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, और वॉल्यूम ना चेंज होने की वजह से ये फोर्स भी चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है लेकिन ये अंडरस्टूड है। ठीक है, तो फोर्स जो है एयर का वो वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, तो मास भले ही कम हो गया हो लेकिन फोर्स अभी भी उतना ही है। ठीक है, तो अब ये इसका एक्सेलेरेशन है 3 है। तो चलिए सबसे पहले इसका इक्वेशन लिखते हैं। तो ये हो जाएगा एफ माइनस एम जी इक्वल टू में एम ए, इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ माइनस एम माइनस एक्स जी इक्वल टू में 3 एम, सॉरी इसको यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छे से। ये हो जाएगा एफ माइनस एम माइनस एक्स जी इक्वल टू में एम माइनस एक्स इंटू में 3 है। तो अब क्या करते हैं, मुझे एक्सेलेरेशन बताना है, मेरे एक्सप्रेशन में एफ नहीं है तो मुझे एफ हटाना है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एफ की वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से एफ की वैल्यू निकाल के रख दूँगा तो क्या हो जाएगा, एम ए प्लस एम जी माइनस ये हो जाएगा एम जी प्लस ये हो जाएगा एक्स जी इक्वल टू में हो जाएगा 3 एम ए माइनस 3 एक्स ए। ठीक है, देखिए एम जी से एम जी कट गया, ये हो जाएगा इधर और ये हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा हमारा कितना हो गया, ये हो गया एक्स जी। ठीक है, और इधर ये आ जाएगा कितना हो जाएगा 2 एम ए माइनस 3 एक्स है, तो ये एक्स इधर आ जाएगा तो कॉमन ले लूँगा तो हो जाएगा 3 ए प्लस जी इक्वल टू में 2 एम ए। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 एम ए डिवाइड बाय 3 ए प्लस जी। तो 2 एम ए 3 ए प्लस जी, तो 2 एम ए 3 ए प्लस जी। तो ये ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।